हेलो बच्चों, क्या आप सब रेडी हो इको के फंडों के लिए? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। हाँ जी, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ नेशनल इनकम एंड विच आई वुड बी अपलोडिंग इन 2 पार्ट्स। तो ये लेक्चर एंड इसके आने वाला लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ CBSE एंड ISC। CBSE में अराउंड 10 मार्क्स का आता है नेशनल इनकम एंड ISC में भी अराउंड वेटेज है 10 to 12 मार्क्स, ठीक है। सो एंड गाइज इस पर्टिकुलरली 2 रिकॉर्डिंग्स में ना मैं नहीं कोई सम्स करवा रही, जबकि सम्स दोनों में आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा सम्स का ऑलरेडी एक अलग से लेक्चर अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आप जाके देख सकते हो। सो वहाँ आपको सम्स प्रैक्टिस का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप सम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैंने वो चीज़ इधर नहीं डाला है एंड मैंने इधर जितना थियोरेटिकली आई कुड कवर इट आई हैव डन दैट, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस बताऊंगी जहाँ से आ सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो इधर लिखा हुआ है अ 15-year-old रामू Shankar ji bagged ₹1 crore prize after he appeared on Kaun Banega Crorepati Junior in 2020. Will Ramu's receipt be a part of national income or personal income? Why? तो इधर पूछा है, इधर हमें पूछा है कि एक 15 ईयर का बच्चा है, वो KBC में जीत गया एंड वाओ 1 करोड़ जीता, ठीक है। अब उसका पूछा गया कि वो जो भी जीता क्या अपन उसके नेशनल इनकम में लेंगे या पर्सनल इनकम में लेंगे, ठीक है। गाइस एक बात बताओ, ये जो रामू अपने मेहनत से जीता है बच्चा 1 करोड़, ठीक है, क्या क्या उसको इस इनकम के बदले KBC को कुछ प्रोडक्टिव सर्विस देना पड़ रहा है क्या इन रिटर्न? क्या प्रोडक्टिव सर्विस देना पड़ रहा है इन रिटर्न? नो, रामू इज नॉट अकाउंटेबल टू गिव एनीथिंग इन रिटर्न टू द KBC पीपल, ठीक है। ऐसे टाइप के इनकम को, ये एक तरफा इनकम हो गया ना, जहाँ हमको बस मिल रहा है, हम कुछ देने को रेडी नहीं है, एक तरफा, राइट। इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स या तो ट्रांसफर इनकम, राइट। ये जो है ये ट्रांसफर इनकम है एंड ट्रांसफर इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, वो काउंट नहीं होता नेशनल इनकम में। एक तरफा प्यार का कोई इज्जत है क्या? नहीं है ना। तो इधर भी ट्रांसफर इनकम का कोई इज्जत नहीं है, ना ही नेशनल इनकम में ना ही डोमेस्टिक इनकम में। बट पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम एक इंसान का इनकम है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज which includes transfers also, right? ये therefore personal income में include होगा रामू के। चलिए लिखते हैं, तो Ramu's receipt will be taken as a part of personal income. फिर of course guys you have to justify because ये 2 marker type का question है। like ऐसे में क्या होता है 4 मार्क का या 6+2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, विद एन ऑप्शन। 2-4 मार्क्स टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, तो दैट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। दिस इज़ बिकॉज national income excludes transfer income as no productive service is being rendered in return by the receiver of the transfer receipt, whereas personal income includes transfer income, ठीक है। पर्सनल इनकम is the income actually received by persons from
फिर आप डिफाइन कर दो ना पर्सनल इनकम को भी. सो पर्सनल इनकम इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय पर्सन्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज in the form of factor income, and current transfer payments during an year. ठीक है. सो दिस इज हाउ हम लोग डिफाइन करेंगे. चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयर हमसे पूछा है कैटेगराइज द आइटम्स एज इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. सो यू कैन ईदर सी गाइज, यू कैन ईदर गेट डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट, ओके, और समथिंग लाइक दिस. ऐसा कभी आया नहीं है, इसलिए मैंने ये वैरायटी उठाया है. ठीक है. आप एक प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट कब बोलते हैं और फाइनल कब बोलते हैं. ठीक है. अब हम लोग जैसे मैंने इधर एक बनाया है आप लोग के लिए कुछ. सो गुड्स दो टाइप का होता है, इंटरमीडिएट, फाइनल. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो तो या तो सेलर खरीद रहा है फॉर रीसेल इन द सेम ईयर. से फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोबाइल डीलर हूँ, तो मैं मोबाइल खरीद रही हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे उसको बेचना है. सो मेरे लिए वो मोबाइल एक इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा. सो कोई भी गुड इंसान खरीद रहा है उसको वापस बेचने के लिए इन द सेम ईयर, दैट इज इंटरमीडिएट गुड. या तो कोई भी गुड जो हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं बट माइंड इट इन द सेम ईयर. जैसे हमने वुड खरीदा और हमने फर्नीचर बनाया. सो वुड का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, उससे फर्नीचर बना. सो फर्नीचर का वैल्यू वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन नेशनल इनकम. वुड इंटरमीडिएट हो जाएगा हमारे लिए. बट होता है ना कि आप सपोज आपने मोबाइल खरीदा 100 पीस बेचने के लिए, बट आप 80 ही बेच पाए, 20 आप नहीं बेच पाए, तो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया जो आप नेक्स्ट ईयर उसको यूज़ करोगे. देन गाइज वो 80 पीसेस ही सिर्फ इंटरमीडिएट कहलाएगा, बाकी 20 pieces will be your final good because the good should be used in the same year. On the other hand, final goods वो कुछ होता है जो हाउस होल्ड खरीदता है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए. सो वही मोबाइल फ़ोन अगर मैं खरीदूंगी तो वो फाइनल गुड होगा. ठीक है. एंड ऑल्सो फाइनल गुड का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी गुड अगर बिजनेस खरीद रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट. से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ट्यूशन सेंटर है बेस्ड इन कोलकाता, EGC क्लासेस. तो मैंने अपने EGC क्लासेस के लिए प्रोजेक्टर खरीदा, टेबल, चेयर, AC खरीदा, राइट, विच इज़ हेल्पिंग मी टू गिव सर्विस, है ना. बट ये मैं यूज़ एक साल में ये एग्जॉस्ट तो नहीं हो जा रहा. मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना एवरी ईयर, 3-4 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ये एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहा ना. तो ये मेरे लिए एक फाइनल गुड कहलाएगा. जो एज एन इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस वाला खरीद रहा है ना, वो उसके लिए फाइनल गुड है. ठीक है. अब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आंसर करते हैं ये क्वेश्चंस. एंड ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको हमेशा रीज़न देना होगा, चाहे बोले या ना बोले. ठीक है. कुछ बातें बिना बोले ही समझ में आनी चाहिए, है ना. चलिए. सो चॉक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल. अब चॉक डस्टर ऐसा है कि एक बार यूज़ किया ख़त्म, तो ये फिक्स्ड एसेट तो नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, है ना. समझ रहे हो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होता है फिक्स्ड एसेट में जो खर्चा कर रहे हैं. बट चॉक डस्टर एक स्कूल वाला के लिए कभी भी फिक्स्ड एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो आज खरीदा है वो यूज़ करेगा मतलब ख़त्म हो जाएगा, राइट. सो चॉक डस्टर गाइज इधर क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया. सो आप लिखोगे कि दे आर इंटरमीडिएट, मतलब तुम पूरा ऐसे लिखोगे, चॉक डस्टर परचेज बाय अ स्कूल आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. ठीक है. बिकॉज और रीज़न देने का, because they are taken to be used up completely during the same year. क्योंकि हम इसको खरीद रहे हैं सेम ईयर में यूज़ करने के लिए, इसलिए ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. नेक्स्ट, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस. ये फाइनल प्रोडक्ट है बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट. हम एक कंप्यूटर ऑफिस में इंस्टॉल किया, ये एक फिक्स्ड एसेट है जिसको हम एक साल नहीं, हम इसको सालों तक यूज़ करेगा.
है ना। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए एक फिक्स्ड एसिड हो गया। फिक्स्ड एसिड वाली चीज़ें कहाँ जाती है, फाइनल प्रोडक्ट में जाती है। ठीक है, सो हम लिखेंगे कि इट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट। इट इज़ अ, और रीज़न आप यही दोगे, बिकॉज इट इज़ परचेज फॉर, बिकॉज इट इज़ परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर, फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, चलिए पॉइंट सी, बुक्स परचेज बाय अ बुक सेलर। अब एक बुक सेलर बुक्स क्यों खरीद रहा होगा, बेचने के लिए खरीद रहा होगा ना, तो वो उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि वो उसको खरीद रहा है ताकि वो उसको रीसेल कर पाए। एंड कुछ भी अगर आप खरीदते हो फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, इट बिकम्स आर इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, सो लिखते हैं इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, it is an intermediate product because books are purchased for resale, क्योंकि बेचारा बुक्स क्यों खरीद रहा है, बेचने के लिए, इन द सेम ईयर। एंड माइंडेड गाइस, सेम ईयर में बिकना चाहिए, अगर सेम ईयर में बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो एसिड है, वो फाइनल गुड बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। फिर बोला है एग्जॉस्ट फैंस यूज्ड फॉर मेकिंग कूलर्स। अब आप बताओ, आप जब कूलर देखोगे तो उसके अंदर जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है आप वो नहीं देख पाओगे ना, राइट। कूलर के अंदर जो एग्जॉस्ट फैन यूज हो रहा है क्या आप उसको देख सकते हो, नहीं। तो ये कूलर की में जो एग्जॉस्ट फैन यूज हुआ है, ये एक टाइप का रॉ मटेरियल हो गया बेसिकली। ठीक है, जो अपना आइडेंटिटी खो दिया वंस इट हैज़ बीन फिटेड इनटू अ कूलर, सो इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बिकॉज इससे हम फर्दर कूलर बना रहे हैं एंड इसका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसको आप बाहर से नहीं देख पाओगे, अंदर फिट इन हो जाएगा ना, इन दैट वे। ठीक है, सो हम लिखेंगे इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, it is an intermediate product because it is used for further production, because it is used for further production during the same year, क्योंकि हम इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए उस यूज़ कर रहे हैं उस साल, दैट इज़ वाई। ठीक है, समझ में आया। सो ये था इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीकेजेस एंड इंजेक्शन। सो देखो गाइस, सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या तो दे कैन गिव यू 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम बना के दिखाओ। ठीक है, एंड विथ एक्सप्लेनेशन। तो वो आंसर्स आई एम प्रिटी श्योर आप प्रिपेयर कर लियोगे जब आपने वो फर्स्ट यूनिट ऑफ नेशनल इनकम किया होगा। अभी तक नहीं किया हो तो डू प्रिपेयर इट, बिकॉज आ सकता है स्पेशली 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल, 4 मार्क्स के हिसाब से लिख के प्रैक्टिस करना वो आंसर। ठीक है, या फिर 2 मार्क्स है, ऐसे डिफरेंसेस भी दे कैन गिव यू, जहाँ दे हैव आस्क्ड यू टू शो डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड इंजेक्शन। देखो लीकेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसा चीज़ है जो सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम को कम कर देता है, एंड इंजेक्शन एक ऐसा चीज़ है, समथिंग यू आर इंजेक्टिंग विच इज़ बेसिकली एडिंग अप। सो इंजेक्शन रेफर्स टू those economic variables which increases the circular flow of income, है ना। अब जब अपन 2 सेक्टर मॉडल किए थे तो सेविंग्स लीकेज था, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन था। 3 सेक्टर में सेविंग्स लीकेज था एंड टैक्सेस लीकेज था, है ना, और इंजेक्शन क्या था, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और 4 सेक्टर में हमारा लीकेजेस क्या था, सेविंग्स था, टैक्सेस था, इम्पोर्ट्स था, देवर लीकेजेस। एंड उधर क्या था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, राइट। सो यही चीज़ अपन को लिखने का 2 मार्क्स टाइप का डिफरेंसेस, सी यू कैन गेट डिफरेंसेस फॉर 2 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, सो let's basically write it. Let's write the differences. हाँ जी, सो पहला लिखते हैं, it refers to withdrawal. It refers to withdrawal.
withdrawal of money. Define it. It refers to withdrawal of money from the circular flow of income. ठीक है, एग्जाम्पल सेविंग्स, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स. ठीक है, acts as leakages from circular flow of income. Acts as leakages from circular flow of income. और इंजेक्शन में it refers to the introduction of money, or you can say income into the circular flow of income. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स. फिर आप ये लिख सकते हो कि लीकेजेस रिड्यूस कर देता है सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना. लीकेजेस reduces the flow of income. एंड इंजेक्शन में आप लिख सकते हो कि इंजेक्शन सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाता है. ठीक है, सो इंजेक्शन increases the flow of income. ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन लीकेजेस एंड इंजेक्शंस. चलिए, इजी टॉपिक था, 2 मार्कर टाइप्स. ओके, अब हाउ पर्सनल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट इनकम. अब गाइस ये भी 2 मार्कर टाइप का क्वेश्चन है. मतलब याद है 3 चीज़ था, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. तो किसी दो के बीच डिफरेंस आने का चांसेस है इस बार. कोई भी दो, पर्सनल प्राइवेट, किसी भी दो के बीच आ सकता है. या फिर व्हाट इज़ प्राइवेट इनकम, पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप आजकल एक्सपेक्ट करना कम ही कर दो, वरना एक्सपेक्टेशन हर्ट्स. ठीक है, बट एनी वे, सो दिस इज़ अ थिंग. सो हमें बताना है कि हाउ इज़ पर्सनल इनकम डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट इनकम. सो प्राइवेट इनकम क्या होता था, वो प्राइवेट सेक्टर का इनकम होता था, राइट, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. और पर्सनल इनकम वो इनकम होता है जो एक्चुअली लोग रिसीव करते हैं फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. प्राइवेट इनकम अपन नेशनल इनकम से डिराइव करते थे, बहुत बड़ा फॉर्मूला था. हाँ जी, आपको अभी द फॉर्मूला भी लिखना होगा. और पर्सनल इनकम हम लोग प्राइवेट इनकम से डिराइव करते थे by removing taxes, by removing savings, by removing contribution of employers towards social security schemes, right? So ये चीज़ था. एंड बोल सकते हैं अपन की प्राइवेट इनकम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, पर्सनल इनकम नैरोअर कॉन्सेप्ट है. सो यही हमारा डिफरेंस है. पहला मीनिंग विद फॉर्मूला एंड दूसरा ब्रॉडर एंड नैरो कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो. ठीक है, तो चलो मैं प्राइवेट इनकम राइट साइड लिख रही हूँ, पर्सनल इनकम ये. सो मैं पहले पर्सनल इनकम को डिफाइन कर रही हूँ कि इट इज़ द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड. इट इज़ द इनकम actually received by persons from all the sources in the form of factor income and current transfer payments during the year ठीक है. एंड प्राइवेट इनकम क्या होता है, इट इज़ द टोटल factor income including retained earnings of the corporations from all the sources. It is a total income या फिर ऐसा करो, वेट, टोटल इनकम इंक्लूडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको ब्रैकेट में लिख दो.
एंड ये ऑफ प्राइवेट सेक्टर। या ठीक है, छोड़ो, कॉरपोरेशन ही लिख दो, नो प्रॉब्लम। ऑफ द कॉरपोरेशंस फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एंड करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड accruing to the private sector। फिर अपन फॉर्मूला लिखेंगे पर्सनल इनकम को कैसे डिराइव करने का, प्राइवेट इनकम से। सो पर्सनल इनकम इज व्हाट गाइस, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स minus retained earnings minus savings of, या अब सेविंग्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, माइनस सेविंग्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, है ना, माइनस कंट्रीब्यूशन याद है, सो माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइजेस, वो भी माइनस होता था ना, माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइजेस टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। सो ये सब था। और इधर क्या होता है, बेसिकली प्राइवेट इनकम को नेशनल इनकम से डिराइव करते हैं। सो इसमें मैं शॉर्ट में नेशनल इनकम लिखा मैंने। तो इसमें हम लोग जो भी गवर्नमेंट का सेविंग्स है, गवर्नमेंट का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको हटा देंगे, ठीक है। एंड 3 चीज़ें ऐड करेंगे जो नेशनल इनकम में नहीं आता था। सो नेशनल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम, लिखो, बोल बोल के लिखो, माइनस इनकम from property and entrepreneurship accruing to the government commercial enterprises। क्या बोला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to the government commercial enterprises and non-departmental enterprises of the and administrative departments, minus retained earnings of non-departmental enterprises, minus retained earnings of the non-departmental enterprises of government, मेरे पास जगह नहीं है गाइज, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, याद है, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, प्लस नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, yes you guys are going correct, plus and you guys are going gaga plus net current transfers from गवर्नमेंट, ठीक है। सो नेशनल इनकम से 2 चीज़ माइनस हुआ, 3 चीज़ ऐड हुआ, ठीक है। और सेकेंड डिफरेंस, तो आपको फॉर्मूला याद करना है और लिखना है। और सेकेंड डिफरेंस मेरे पास ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली हमारा पर्सनल इनकम होता है, वो नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम, और प्राइवेट इनकम ऑफ कोर्स ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। सो हम लोग इधर लिख देते इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, या क्या बोल रही हूँ, इट इज़ अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, it is a narrower concept as it is only
अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। और गाइज मेरे पास ना उधर जगह नहीं है, मेरे पास प्राइवेट का जगह नहीं है, तो प्राइवेट इनकम का आप लिख देना कि इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ओके, इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन पर्सनल इनकम। ओके, सो यस, सो पहले हम लोग मीनिंग डिफाइन किए एंड दूसरा अपन फिर नैरो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट वाला चीज़ बताए। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। State whether the following are true or false and give a reason for each. Interesting, ठीक है। So domestic income can be more than national income. Guys, आप लोग को इधर 3 रिलेशंस थे ना जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो पता है गायत्री मंत्र की तरह याद हो जाना चाहिए। ट्रस्ट मी, देन लाइफ ईजी हो जाएगा। डिस नेशनल इनकम तो निकाल ही पाओगे तुम लोग। ठीक है, चलो। सो 3 रिलेशन क्या था, जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज। पहला था नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट क्या था, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और तीसरा था नेट इज ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। सो ये 3 रिलेशनशिप्स थे। इसी रिलेशनशिप पे पहला क्वेश्चन है, क्या है डोमेस्टिक इनकम कैन बी मोर देन नेशनल इनकम। फॉर्मूला क्या है गाइज, नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। अब तुम लोगों को पता है NFIA का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर अगर पॉजिटिव NFIA तो नेशनल इनकम ज़्यादा हो गया ना डोमेस्टिक इनकम से। बट अगर NFIA का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम। एंड अगर NFIA का वैल्यू जीरो आ रहा है, देन नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि क्या डोमेस्टिक इनकम कैन बी मोर देन its national income? Yes, it can be. But when can it be? When NFIA, that is net factor income from abroad, is negative. ठीक है, हमें ट्रू एंड फॉल्स आंसर करना है ना। तो चलिए लिखते हैं ट्रू, ट्रू है। फिर लिख देंगे when NFIA is negative, then when NFIA is negative। ठीक है, भाई दिस इज नॉट हीट हो चुका है ये तुम लोग की तरह, इरेज ही नहीं हो रहा है। छोड़ो, मैं इधर लिख देती हूँ। यस, व्हेन NFIA, दैट इज फुल फॉर्म लिख दो, नेट फैक्टर इनकम। यस नहीं लिखना था, ट्रू फॉल्स, सॉरी, ट्रू। when NFI, that is net factor income from abroad, is negative, then domestic income can be more than national income, can be more than national income, can be more than national income, as summation of national, as summation of, आप फॉर्मूला लिख दो, summation of domestic income and NFIA is equal to national income। ओके, चलिए पार्ट बी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। नो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बताए ये नहीं देखा जाता कि कौन इनकम अर्न कर रहा है, ये देखा जाता है कहाँ इनकम अर्न हो रही है या कहाँ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है ना, तो चाहे इंडियन कर रहा हो या फिरंगी कर रहा हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फॉल्स। ठीक है, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट includes contribution of
all the producers includes contribution of all the producers, whether resident or non-resident, who are within the डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि मैटर करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलो अब थर्ड, ऑल परचेजेस बाय अ प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ज़रूरी नहीं है गाइस, जैसे यूजुअली क्या होता है जब एक फर्म दूसरे फर्म से कुछ खरीद रहा होता है, जैसे फ्लावर बनाने के लिए, मतलब से फॉर एग्जाम्पल केक बनाने के लिए मैदा खरीदना पड़ रहा है बेकर को, तो वो बेकर खरीद रहा है दूसरे फर्म से, तो वो मैदा उसके लिए हो गया इंटरमीडिएट। बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ एक फर्म जो दूसरे फर्म से खरीद रहा है वो इंटरमीडिएट ही होगा, वो फाइनल भी हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक फर्म हूँ, ठीक है, मैं रेफ्रिजरेटर खरीद रही हूँ, मैं एक कन्फेक्शनरी शॉप की एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं एक खरीद रही हूँ रेफ्रिजरेटर अपने उसमें शॉप में लगाने के लिए, तो क्या वो रेफ्रिजरेटर इंटरमीडिएट हुआ मेरे लिए? नो, इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट विच आई हैव डन इन माई बिजनेस। तो ज़रूरी नहीं हुआ ना कि हर एक प्रोडक्ट जो हम दूसरे फर्म से खरीद रहे हैं वो इंटरमीडिएट ही होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखते हैं फॉल्स, बिकॉज all such purchases are not necessarily used for further production or sold, या फिर are not used for further production or रीसेल इन द, ज़रूरी नहीं है ना जो एक फर्म दूसरे फर्म से खरीद रहा है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए ही खरीद रहा हो या रीसेल के लिए ही खरीद रहा हो, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स लाइक मशीन परचेस्ड by one production unit from another production unit is a final product। ठीक है, समझ आया? तो ये था, तो ऐसे टाइप के ना 2 मार्क्स में आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना ये सब? यस। So yeah, so we are done with part 1 and I hope it was useful for you guys, and if yes then तो subscribe, like, share करना बिल्कुल ही मत भूलना। Okay, thank you, bye bye, all the very best।